ओके बेटा, तो 25 नंबर अब देख लेते हैं सवाल। तो 25 नंबर में क्या करना है आप पढ़ेंगे एक बार। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपको करना क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो एक मुझे थोड़ा सा समय दो। अब देखते हैं। सो 25 नंबर में क्या है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओवरऑल अभिक्रियाएं जो भी लिखी हैं पहले तो इनकी अभिक्रिया लिखेंगे, मैंने समीकरण बनाएंगे और देन उसके बाद इनको हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो पहले एक बार फटाफट से देख लो। समान मोलर सांद्रता में सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल देता है। और नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्यूप्रस आयोडाइड के रूप में अवक्षेपित होता है। आयोडीन की वाष्प मुक्त होती है तथा पोटेशियम सल्फेट भी बनता है। तो ऑलमोस्ट ये हैं, वन बाय वन करके चलो हम लोग देखते हैं इनको। देखो सबसे पहले वाले को देखते हैं बेटा, समान मोलर सांद्रता। अब देखो अभी आप लोगों ने शायद इस शब्द का मतलब ना समझा हो। मोलर सांद्रता का मतलब क्या होता है बेटा, पहले मैं बताता हूँ किसी चीज़ की सांद्रता का मतलब क्या होता है। नाउ व्हाट अबाउट द सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है बेटा, जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन का मतलब विलयन। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, विलयन में दो चीज़ें आप मिलाते हैं। दो वो कौन सी चीज़ें होंगी, एक तो विलयन में विलेय होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, विलायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि आपने पानी भर रखा है, तो ये क्या है आपका, ये विलायक है। ठीक, और फिर इसमें आपने क्या किया, सपोज करो कि कुछ चीनी के मॉलिक्यूल डाल दिए ये। ठीक है, तो एक्चुअली में ये अब चीनी क्या है, यहाँ पे विलेय है। तो ये जो विलेय का अमाउंट होता है, यानी कि विलेय की मात्रा जो होती है, विलेय की मात्रा जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा विलेय की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा वो सांद्रता बढ़ती जाती है। अब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर यूनिट में, मान लो कि अब 1 लीटर आपने पानी लिया, उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाई तो उसकी सांद्रता कुछ अलग है, 100 ग्राम मिलाई तो अलग है, सेम चीज़ें। ठीक है, तो मोलर सांद्रता का मतलब क्या होता है बेटा, देखो पदार्थ जितना भी होता है हमारा, जो भी मैटर होता है, इस पदार्थ को हम लोग किस में मीज़र करते हैं, मोल में। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप चीज़ें देखते हो, जैसे कि आलू लेना है आपको तो आप केजी में लेते हो, दूध लेना है तो लीटर में आपको मिलता है। वैसे इसी तरह से हम जो मैटर होता है हमारा, पदार्थ जो होता है, उसको हम मोल में मीजर करते हैं। और एक मोल का मतलब क्या होता है कि बेटा उसमें कोई भी चीज़ के 6 पॉइंट, एक मिनट में थोड़ा नीचे लिखता हूँ। तो एक मोल का मतलब हमारे पास है 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये एक नंबर है, ये क्या है, एक संख्या है। मतलब आपने कोई चीज़ एक मोल अगर लिया तो उसमें उसके इतने पार्टिकल या इतने स्पीसीज़ होंगे उसमें। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि एक मोल केला, नॉर्मली आप समझने का प्रयास करो, जैसे आप 1 दर्जन केला कहते हो वैसे ही आप एक मोल अगर आप केला कहते हो तो कितने केले मिलेंगे, इतने। जैसे कि 1 दर्जन में आपको कितने केले मिलते हैं, 12 मिलते हैं। तो वैसे ही एक मोल केला में कितने मिलेंगे आपको, एक मोल में मिलेंगे आपको 6.023 इंटू 10⁻23 केले। ठीक है, तो ये एक नंबर है। ठीक है, तो समान मोलर सांद्रता में सोडियम कार्बोनेट, समान मोलर सांद्रता का मतलब क्या है बेटा कि जितने सोडियम कार्बोनेट हैं और उतने ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कराई गई है। बात समझ में आ गई, ये मतलब है समान मोलर सांद्रता। मोलर का मतलब क्या है बेटा कि उसमें जो भी चीज़ है उसमें सोडियम कार्बोनेट के कितने पार्टिकल हैं या कितने अणु हैं। आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि उसमें सोडियम कार्बोनेट के कितने पार्टिकल हैं और उतने ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी पार्टिकल लिए गए हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं समान मोलर सांद्रता। तो एक बार मैं इन सबको इरेज करता हूँ और एक्चुअली में सवाल क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ना करके यहाँ से हटा देता हूँ।
तो चलो सवाल को कर लेते हैं। मैंने बेसिक इसका बैकग्राउंड आपको समझा दिया। देखो, समान मोलर सांद्रता पे सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहले फार्मूला Na2CO3। ठीक है, देखो बेटा, जिन बच्चों को फार्मूला नहीं लिखना आता वो मुझे बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट, और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। और क्या बना रहा है बेटा? अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, मतलब कि NaCl, और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सोडियम। तो ये हो गया सोडियम, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये कार्बोनेट। ठीक, देता है। तो अब इसी अभिक्रिया को क्या करना है? संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण तो लिख गया, संतुलित कर लो। तो संतुलित करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए जरा, आई थिंक सारी कुछ बैलेंस ही है इसमें। देखो, यहाँ पे 2 सोडियम है, एक सोडियम यहाँ पे है, एक सोडियम यहाँ पे है। कार्बोनेट की बात करें तो एक CO3 यहाँ पे, एक CO3 यहाँ पे है। ठीक, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। ये रिएक्शन तो बैलेंस है। ठीक है, तो ये है, आप नोट कर लीजिए चाहे तो। दूसरा सवाल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो वही जो अभी वहाँ पे बना था उसी का यहाँ पे यूज हो रहा है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। HCl के साथ अभिक्रिया पर क्या करता है? सोडियम क्लोराइड देता है, मतलब कि NaCl बनता है, और साथ में जल देता है, यानी कि H2O, और साथ में क्या निकल रहा है बेटा? तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये गैस है जो बाहर निकलती है। ठीक, तो बस हो गए। अब सिर्फ क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस देख लो ऑलमोस्ट क्या क्या इसमें दिक्कत है। भाई देखो, यहाँ पे एक सोडियम, यहाँ पे एक सोडियम, हाइड्रोजन यहाँ पे एक, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 और एक 3 ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट देखो, अगला है बेटा कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले लिखते जाते हैं साथ में, जिससे जल्दी हो जाए। CuSO4 पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड Ki से अभिक्रिया कर क्यूप्रस आयोडाइड देता है। देखो, क्यूप्रस आयोडाइड का सूत्र लिख दिया यहाँ पे, Cu2I2। ठीक है, तो आप चाहो तो Cui भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। के रूप में अवक्षेपित होता है, मतलब ये नीचे बैठ जाता है। आयोडीन की वाष्प मुक्त होती है, मतलब यहाँ से आयोडीन मुक्त होता है, लेकिन वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। तथा पोटेशियम सल्फेट भी बनता है। और अगली चीज़ यहाँ पे क्या बनेगी? K2SO4। नाउ टाइम टू बैलेंस। ठीक, तो चलो बैलेंस करने के लिए देखो बेटा, अगर यहाँ पे 2 ना होता तो सिंपली देखो 2 कॉपर है, आप यहाँ पे 2 कॉपर करो। ठीक है, अब जब 2 कॉपर आपने यहाँ पे कर दिया, तो अब देखो क्या क्या चीज़ें बैलेंस हो। देखो, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लिया करो। ठीक है, कॉपर 2 हो गया, सल्फ़र 2 है, यहाँ पे एक ही सल्फ़र है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 लगा दो। तो ऑलमोस्ट 2 कॉपर और 2 सल्फ़र। पोटेशियम कितने हो गए? यहाँ पे 2 दूनी 4, आप यहाँ पे 4 पोटेशियम कर दो, बस हो गई बैलेंस। चेक कर लो आप। तो दिस वन इज, ठीक है, तो ये अभिक्रिया है आपकी। अगली देखो, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ मिलाने पर एक अविलेय श्वेत पदार्थ बनता है। इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया दीजिए तथा अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये 26 नंबर है, और इन्होंने क्या कहा कि आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है KCl, ठीक, के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में मिलाया जाता है। मतलब सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा बेटा? AgNO3। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। तो ये भी एक्वस कंडीशन में है, ये भी एक्वस कंडीशन में, क्योंकि बता दिया कि दोनों का विलयन है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा बेटा? इनको मिलाने पर एक श्वेत अविलेय पदार्थ बनता है। तो आप वैसे भी देख लो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन कैसी होगी बेटा? द्विविस्थापन होगी। ये जो पोटेशियम है ये सिल्वर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके सामने?
K2 सॉरी K2 नहीं होगा, KNO3, ठीक। तो KNO3 बन गया और उसके बाद आपके पास क्या बचा, यहाँ पे सिल्वर बचा, यहाँ पे Cl बचा। तो दोनों को जोड़ के लिख दूँ तो क्या बनेगा बेटा, AgCl। देखो यही जो AgCl होता है ये सफ़ेद कलर का होता है, अभिक्रिया बताते समय बताया गया था, ठीक है। और ये जल में अविलेय भी होता है, इसीलिए तली में नीचे बैठ जाता है। और ये अभिक्रिया कैसी होती है, प्रेसिपिटेशन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया। और आपको क्या बताना है, इससे संबंधित अभिक्रिया दीजिए, अभिक्रिया हमने दे दी, तथा रासायनिक अभिक्रिया का पहचानिए। तो ये बच्चों विस्थापन है, वो भी द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और साथ ही साथ ये कैसा है बेटा, अवक्षेपण भी है, क्योंकि यहाँ पे अवक्षेप बनता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। 27 नंबर देखो, फेरस सल्फेट जलते हुए गंधक की विशिष्ट से गंध वाली गैस के निकास के साथ अपघटित होता है। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट बनाते हैं, FeSO4, ये फेरस सल्फेट है। जलते हुए गंधक की विशिष्ट गंध वाली गैस के निकास के साथ अपघटित होता है। तो सबसे पहले तो इसको अपघटित कराओ, तो अपने आप तो होगा नहीं यार, इसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या बनेगा। सबसे पहले तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, SO2 गैस, साथ में यहाँ पे बनता है SO3, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें करना क्या है कि इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो समीकरण ये लिख गया। अब क्रिया के प्रकार को पहचानिए, ठीक है। देखो बेटा ये जो गंधक की स्मेल होती है, ठीक है, ये आपका जो SO2 गैस होता है ना, यही रिलीज़ करता है। इसी की जो स्मेल होती है, जैसे गंधक नहीं जलाया जाता बिल्कुल वैसे होती है, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लेबोरेटरी में सीखेंगे, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ की खुशबू हम पढ़ के नहीं समझ सकते जब तक उसको हम सूंघेंगे नहीं। तो ऑलमोस्ट ये हो गया। अब क्रिया लिख दी हमने, अब क्रिया का प्रकार बताना है। तो यार ये देखो, ये फेरस सल्फेट है, देख रहे हो 3-4 कंपाउंड में टूट रहा है, 3 में टूट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। और क्योंकि ये वियोजन किसकी वजह से हो रहा है, ऊष्मा की वजह से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊष्मीय वियोजन। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं किसी को, बात सबको समझ में आ जाती है, ठीक है। 26 के बाद लिखते हैं हम लोग, चलो 27 नंबर पे आ जाते हैं। 27 तो यही था, 28 नंबर सवाल, ठीक। तो एक बार 28 नंबर को आप पढ़ेंगे। ट्वेंटी 28 नंबर देखो बेटा क्या है, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैं आपको समझाता हूँ कि फायर फ्लाई ग्लो एट नाइट। सो बेसिकली इसके लिए तो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता दूँ। देखो जुगनू का चमकना बेटा जो है वो बायोलूमिनेसेंस कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अरे यार एक तो ये टैबलेट ना, खैर चलो कोई नहीं, थोड़ा सा समय दो। तो जुगनू रात में क्यों चमकते बेटा, इसका खास जो रीज़न है वो ये है कि इनमें एक प्रोटीन मिलता है, ठीक है। जुगनू में क्या होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको ल्यूसीफेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूसीफेरिन, ठीक। अब ये जो प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन, अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा इसका होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। और एक एंजाइम भी होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ साथ एक एंजाइम होता है जिसको ल्यूसीफेरेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो ल्यूसीफेरेज। तो अब इस ल्यूसीफेरेज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ल्यूसीफेरिन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है, जिससे ग्लो उत्पन्न होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि जुगनू में एक प्रोटीन, ब्रैकेट में लिख देना ल्यूसीफेरिन, पाया जाता है, ठीक है, जिसका ल्यूसीफेरेज
सॉरी ल्यूसीफेरेज एंजाइम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे चमक उत्पन्न होती है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा बेटा। देखो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखें, ल्यूसीफेरिन ये एक प्रोटीन है और इसी का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे ग्लो होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर समय होता रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद होता है, ठीक है। और ये जुगनू को हेल्प भी करता है बेटा, ठीक है। उसकी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट होती है, उसको फूड में ढूंढने में हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। खैर जो भी है ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है आपके पास। पौधे पर लटकते हुए अंगूरों का किण्वन नहीं होता। किण्वन का मतलब क्या होता है बेटा, वो सड़ते नहीं हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ये समझ लो। परंतु पौधों से तोड़ने के बाद उन्हें किण्वित किया जा सकता है, ठीक है। जब लेकिन इनको तोड़ के रख लोगे तो इनको किण्वित कर सकते, मतलब बैक्टीरिया के प्रेजेंस में चीज़ों को सड़ाना जो होता है उसको आप किण्वन कहते हैं। इन परिस्थितियों में अंगूरों का किण्वन होता है। आपको बताना है कि किन परिस्थितियों में अंगूरों का किण्वन होता है। यह एक भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन है। तो यार सबसे पहली चीज़ तो अगर आप इस चीज़ को समझें कि किन परिस्थितियों में होता है, तो नॉर्मली जब आपने इसको पेड़ से तोड़ के रख लिया, ठीक है, 2-3 दिन तक ये रखे रहेंगे तो इन किण्वित होने लगेंगे, मतलब सड़ने लगेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और नेक्स्ट, अब पौधों पर जब लटक रहे होते तो क्यों नहीं होता, तब क्योंकि ये लिविंग होते हैं, ठीक है। और इनका खुद का इम्यून सिस्टम होता है जो इनको रोगों से बचा के रखता है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन जब तोड़ लिया जाता है तो ये नॉन लिविंग हो जाते हैं और फिर इनमें क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक करके इसको धीरे धीरे से डिकम्पोज मतलब सड़ाने लगते हैं, उसी को किण्वन कहते हैं, ठीक है। और एक बार अंगूर अगर सड़ गया तो उससे हम दोबारा तो यहाँ पे अंगूर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा परिवर्तन होगा बेटा, ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है अनुत्क्रमणीय है। आप पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ये तो एक रासायनिक परिवर्तन, ये बात हमें पता हो गई। और जब लिखना हो तो इसमें आप यही लिख सकते हो भाई कि पौधों पर लटके हुए अंगूर जो होते हैं तो वो जीवित होते हैं, अतः उनका प्रतिरक्षा तंत्र जो है उनको किण्वन होने से रोकता है। तोड़े हुए अंगूरों में क्या होता है, रोगाणु पनप सकते हैं तथा अवायवीय परिस्थितियों में किण्वित हो सकते हैं। यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये इसका आंसर लिखा है, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है, ये मज़ेदार सवाल है। इसमें देखो, पेट्रोल का वाष्पीकरण, ये आपके सामने पेट्रोल है, ठीक है, खुले में रखा हुआ है, ये धीरे धीरे से ऊपर उड़ने लगेगा। अच्छा बताओ, क्या उड़ने के बाद ये कुछ और बन जाएगा क्या? कुछ नहीं बनेगा बेटा, सिर्फ इसकी अवस्था परिवर्तन होगी। तो जब सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रही, कोई नई चीज़ नहीं बन रही, तो मतलब ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, सॉरी भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ये आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। फिर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का दहन। अब एलपीजी एक बार बेटा उसको जला दिया, जलाने के बाद धुआं या एनर्जी बन गई, और धुआं एनर्जी से दोबारा तो एलपीजी नहीं बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। तो देखो ये चीज़ें आपको पढ़ा दी, बस जल्दी जल्दी में करवा दे रहा हूँ। आयरन के छड़ को रक्त तप्त अवस्था तक गर्म करना। एक लोहे की रॉड है, आप इसको बहुत गर्म कर रहे हो, बिल्कुल लाल हो गई गर्म करते करते, लेकिन तब भी तो यार ये लोहा ही है ना, कुछ और तो बना नहीं। तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्या है, दूध का दही बनना। अब एक बार दूध से आपने दही बना दिया है, तो क्या दही से दोबारा दूध बन सकता है, नहीं बनेगा। तो ये कैसा होगा बेटा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करो बेटा, ठीक। तो ठोस अमोनियम क्लोराइड का जो ऊर्ध्वपातन होता है, ये भी क्या होगा, एक रासायनिक प्रक्रम ही है, रासायनिक अभिक्रिया। तो कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने है यहाँ पे देखो बेटा, ए, सी और ई। एक मिनट,
ये ठोस अमोनियम क्लोराइड है ना बेटा। अमोनियम क्लोराइड का मतलब आप समझ रहे हो, वही नौसादर जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर इसको आप गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद ये भाप बनेगा, और भाप बनने के बाद भी अमोनियम क्लोराइड ही रहता है। देखो इसको ऐसे चेक किया जाता है कि यहाँ पे आपके पास ये बीकर है, इसमें आपने अमोनियम क्लोराइड रख दिया, और यहाँ पे इसको बंद करके यहाँ पे रुई की लेयर लगा देते हैं, कॉटन लगा देते हैं। और जब इसको गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड की भाप बनती है, भाप बनने के बाद यहीं पे चिपक जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ठंडी होगी तो फिर से अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है हमको। तो ये होता है। तो एक्चुअली में ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हम इससे दोबारा वही चीज़ बना सकते हैं। तो दिस वन इज़ आल्सो फिज़िकल चेंज। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें भौतिक परिवर्तन में मिल गई हमें। पहला देखो ए हो गया बेटा, ए के बाद आपके सामने सी हो गया और ई हो गया। ये तीनों क्या हैं, भौतिक परिवर्तन है। और फिर उसके बाद आपके पास बचता है बी, बी के बाद डी, ये दोनों क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अगले सवाल पे मूव करते हैं। कुछ धातुओं की तनु मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने कुछ के साथ अभिक्रिया करी और उससे कुछ चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि पहला क्या है, सिल्वर धातु पर कोई परिवर्तन नहीं दर्शाती, ठीक है। मतलब देखो इसको मैं 1 बाय 1 करके लिखता हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, 1 मिनट। अरे यार कहाँ चला जाता है, हाँ ठीक। तो यानी कि आपने क्या किया, कुछ धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई। यानी कि यहाँ पे सिल्वर है तो ये Ag है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई, HCl से करवाई, और इससे में कोई प्रेक्षण नहीं प्राप्त हुआ, मतलब कुछ नहीं दर्शाता। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है और ये सिल्वर है, हाइड्रोजन जो है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। सिल्वर की कैपेसिटी नहीं कि वो हाइड्रोजन को विस्थापित करे, इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। मैंने आपको बताया था धातु की अभिक्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। तो प्रेक्षण प्राप्त हुए, तो ये आपने लिख लिया। अगला, जब एल्युमिनियम को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। तो ओवरऑल होगा क्या यहाँ पे, जब आपने एल्युमिनियम लिया और इसमें क्या किया, HCl मिलाया, मतलब HCl के विलयन में आपने क्या किया, एल्युमिनियम को मिलाया, तो पहली चीज़ तो क्या बनेगा, आप यहाँ पे अगर इसको देखना चाहो तो अगर धातु की अभिक्रियाशीलता का क्रम मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या होगा। देखो मैंने कहा था काशी नाथ का मैनेजर आलू जरा फीके पकाता है, और फिर कौन है आगे आए और पिटेगा। ये अभिक्रियाशीलता का क्रम था। मैंने मुख्य अभिक्रियाओं का ऑर्डर आपको बता दिया था। इसमें जो सबसे ऊपर है बेटा वो ज़्यादा क्रियाशील है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वो कम क्रियाशील है। देखो एल्युमिनियम यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो एल्युमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से क्या है बेटा, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करके AgCl बना लेगा, और साथ में यहाँ पे क्या होगी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। और इसी की वजह से क्या होता है, विलयन का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया होती है और क्या बनता है, लवण बनता है। बात समझ आती है। फिर उसके बाद अगला दिया गया है कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया को अति विस्फोटक पाया गया। अब यहाँ पे आपके पास ये सोडियम है, अब ये सोडियम को आप HCl में डालते हैं तो यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, NaCl, और साथ में क्या रिलीज़ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन गैस नहीं रिलीज़ होती है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगी। क्लोरीन तो इसके साथ चला गया ना बेटा, तो यहाँ पे प्लस BH2 कर लो। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी यही अभिक्रिया होगी, और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत कम अभिक्रियाशील है, इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, ठीक। फिर उसके बाद अगला है D नंबर, अम्ल के साथ जब कोई लेड यानी Pb की अभिक्रिया की जाती है तो एक गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं, ठीक है भाई। इसको भी देखते हैं। जब आपके सामने ये HCl है और इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हो, लेड से, तो यहाँ पे बनेगा बेटा पहले तो PbCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लेड उतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं है तो नॉर्मली अभिक्रिया होगी, ठीक। उचित कारण देते हुए इन प्रेक्षणों को समझाइए। तो सबसे पहला तो जो कारण है बेटा, जब आप A को देखते हैं तो सिल्वर धातु तनु HCl से कोई अभिक्रिया नहीं करती। इसका जो कारण है
वो ये है कि जो सिल्वर धातु है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से में हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, इसलिए यहाँ पे विस्थापन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका तो ये रीज़न है। जब आप एल्युमिनियम को मिलाते हैं तो अभिक्रिया का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है और यहाँ पे सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो अत्यंत विस्फोटक होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम की अभिक्रियाशीलता काफ़ी होती है। ठीक है, आप देखो ये शुरुआत में ही मिल जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्या है, जब अम्ल के साथ लेड की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, तो ये तो चलो ठीक हो गया। खैर चलो, इतनी बातें आपको समझ में आ जाती हैं, तो ये सवाल का आंसर हो गया बेटा। इसमें जो भी चीज़ें समझने लायक थी मैंने बता दी हैं। अगला सवाल 32 नंबर, कोई एक्स दिया गया समूह 2 के एक तत्व का ऑक्साइड है। ठीक है, देखो बेटा, जब आप आवर्त सारणी ऐसे देखते हो, ठीक है, इस तरीके की जब आप आवर्त सारणी देखते हो तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो लाइनें खिंची होती हैं इनको हम लोग कहते हैं समूह। ठीक है, और ये टोटल समूह कितने होते हैं, 18, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से चलता जाता है और फाइनली यहाँ 18 तक पहुँचता है। तो ये समूह 1 है, ये समूह क्या है आपका 2 है। यहाँ पे जो तत्व होते हैं मैं चाहे तो लिख देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रांसियम, और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। ये समूह 1 के और समूह 2 के तत्व हैं। आप अभी परेशान ना हो, आप जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आपको मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, तो अब देखो कि कहा क्या गया है, समूह 2 का एक ऑक्साइड है, यानी कि या तो बेरियम का ऑक्साइड होगा, या तो मैग्नीशियम, या तो कैल्शियम, या तो स्ट्रोंशियम, या तो रेडियम। देखो स्ट्रोंशियम रेडियम से मतलब नहीं, इन्हीं तीनों में से कोई होगा। जो सीमेंट उपयोग में बहुत उपयोगी है। अब देखो बेटा, बेरिलियम का कोई उपयोग नहीं सीमेंट बनाने में, मैग्नीशियम का नहीं है, उपयोगी कौन होता है, कैल्शियम है। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है वो क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड है। फिर भी देख लेते हैं कि और क्या हिंट दिए गए हैं। यह तत्व तो हड्डियों में उपस्थित होता है, तो अब तो यहाँ पे 100% श्योरिटी हो गई कि हड्डियों में क्या उपस्थित होता है बेटा, कैल्शियम ही होता है, कैल्शियम आयन। जल से अपघृत कराने पर यह ऑक्साइड एक विलयन बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक्स को पहचानिए तथा संबंधित रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। अब देखो बेटा, ग्रुप 2 के सदस्यों के हिसाब से अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये क्या है बेटा, कैल्शियम है। ठीक है, तो एक्स समूह 2 के एक तत्व का ऑक्साइड है, तो 2 का ये कैल्शियम है और इसका क्या है, ये ऑक्साइड है। ठीक, अच्छा, और हड्डियों में मिलता है, और इसको जब जल से अभिक्रिया करवाई गई तो क्या बनाता है, एक विलयन बनाएगा। कैसा, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो क्या ये एक क्षार नहीं बन गया, बना कि नहीं बना। इसको आप बुझा चूना भी कहते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, सॉरी, बिना बुझा चूना। और ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक, तो उपस्थित रहता है। जल से अभिक्रिया करने पर यह ऑक्साइड एक विलयन बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखो बेटा, ये क्षार है और क्षारों का काम क्या है कि ये लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। ठीक, एक्स को पहचानिए। तो एक्स यहाँ पे क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड है। संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लीजिए, तो ये अभिक्रिया यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक, अगले सवाल पे चलें हम लोग। ओके, 33 नंबर कहाँ चला गया यार, यहाँ पे है, बड़ा भारी सवाल है। चलो खैर, जो भी है देखते हैं। लिखा हुआ है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण तथा इन्हें वर्गीकृत भी करिए। ठीक है, अभिक्रिया भी लिखनी है और मतलब टाइप भी बताना है, घूम फिर के फिर वही सवाल आ रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल है जैसे कि लेड एसीटेट विलयन की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लेड क्लोराइड तथा एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। फिर सबसे पहले लेड एसीटेट लिखो बेटा। देखो ये एसीटेट का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COO-, और इस पर लेड जुड़ जाएगा तो Pb। ये क्या हो गया, लेड एसीटेट हो गया। और आपको पता है कि लेड की वैलेंसी कितनी होती है, 2,
और इसकी कितनी होती है 1, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेड एसीटेट हमने लिख दिया। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, HCl के साथ में, वो भी कैसा है, तनु है। खैर जो भी है लिखते हैं भाई। फिर उसके बाद कराने पर क्या बनता है, लेड क्लोराइड बनता है, यानी कि PbCl2 बन गया। साथ में एसिटिक अम्ल विलयन बनाता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। ध्यान रखो, बार बार कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसको क्या करना है, संतुलित करना है, तो संतुलित कर लो भाई जल्दी से। आप क्या करो, यहाँ पे ये पूरी यूनिट 2 है तो इसको 2 तो करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हाइड्रोजन एक ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 2 कर दो। 2HCl ले लो, बस हो गया, बैलेंस हो गया आई थिंक मेरे हिसाब से। तो देख लो एक बार जो भी है, फिलहाल बैलेंस है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, देखो बेटा यहाँ पे लेड ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, तो ये तो विस्थापन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया, आयन एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे, द्विविस्थापन। ये हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है, परिशुद्ध एथेनॉल में सोडियम धातु का एक टुकड़ा मिलाने पर सोडियम मेथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 एंड OH, ये एथेनॉल हो गया। इसमें सोडियम मिलाओ। ठीक है, हमने सोडियम मिला दिया। मिलाने पर सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। देखो बेटा, सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और क्या बनाएगा, CH3 CH2O और क्या जुड़ जाएगा, Na। तो इतने को क्या कहते हैं, एथॉक्साइड कहते हैं इस पूरी यूनिट को। और सोडियम के साथ है तो सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में ये हाइड्रोजन बाहर निकला तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। कौन से प्रकार, अच्छा बैलेंस कर लो एक बार, देख लो क्या है यार। तो मेरे हिसाब से तो बैलेंस है, नहीं बैलेंस तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे तो 1 ही है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो बैलेंस करने वाला काम आपका है, वो आप देख लेंगे। और यहाँ पे आप 2 सोडियम ले लो। ठीक, और यहाँ पे बनेगा, और आप 2 इसको भी कर दो। अब शायद ये संतुलित हो गई है, बैलेंस। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, बस मैंने आपको समझने के लिए बता दिया था। तो ये इस तरह से बैलेंस हो गई। कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, देखो सोडियम सिर्फ हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, मतलब ये विस्थापन है। ठीक, अगले सवाल कर लें। तो अगला सवाल चलो देख लेते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया कर ठोस आयरन बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। सबसे पहले लिखो आयरन ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे थर्ड आयरन की वैलेंसी 3 लेंगे तो Fe2O3 बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है CO। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अपचायक होता है, अब इसको ध्यान रखें। ठीक है, ये आपको काम आएगा जब आप धातु निष्कर्षण पढ़ते हैं। तो गर्म करने पर यह ठोस आयरन बनाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, Fe, वो भी सॉलिड, और साथ में क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी। तो इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ तो देखो ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो रहा है इसका क्या, अपचयन। और देखो इस कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है बेटा, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। बैलेंस करने की बारी है। यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे 1 आयरन है, तो सबसे पहले फटाफट से आयरन को बैलेंस कर देते हैं। तो ये 2 आयरन हो गया। अब बचता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लास्ट में चलो करेंगे बैलेंस। कार्बन देख लो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन ही बचता है। तो 3 और 1 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब इसको 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी। उस कंडीशन पे आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करो आप, यहाँ पे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 3 से सेटेबल हो जाएगा। 3 से यहाँ पे कर दो और 3 से यहाँ पे कर दो, देखो हो गया बैलेंस। 3 3 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे। दिस इज़ द बैलेंस और दिस वन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें। अगला सवाल, यार ये कौन सा नंबर था, हाँ सी था, चलो डी करते हैं।
हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मतलब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके ठोस सल्फर तथा जल बनाती है। किससे अभिक्रिया कर रही है? ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर रही है, और सल्फर बनना है वो भी सॉलिड, और साथ में क्या बनेगा बच्चों? जल बनेगा। कौन से प्रकार की अभिक्रिया है और इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सब कुछ देख लो भाई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर क्या है? 1 है, ऑक्सीजन 2 हैं। अबे यार ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। चलो हाफ वाला आप नहीं जानते अभी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 बनाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो इसके लिए भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे सल्फ़र भी 2 हो जाएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बैलेंस हो गया। ओके भाई, तो अब हम क्या करें? ये तो चलो खैर हो गया। और अच्छा, अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। ये H2S है और इससे हाइड्रोजन निकल गया है, मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब इसका क्या हुआ बच्चों? अपचयन हुआ है। तो ये क्या हुई? एक रिडॉक्स अभिक्रिया हुई। ठीक, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से। ऑलमोस्ट यार, चलो इतने ही सवाल थे लगभग। कितने तक हो गए हैं? 34 नंबर। चलो 35 नंबर तक मैं बता देता हूँ, ठीक है। 35 नंबर तक नहीं, चलो यही लास्ट देख लो। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों भंडारित किया जाता है? तो मैंने बताया था कि जो AgCl होता है बेटा, या Br होता है, बीमार नहीं, तो ये सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? अभिक्रिया करके Ag और प्लस क्लोरीन गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया ना करने पाए, ठीक है, इसलिए इसको हम गहरे काले रंग की बोतल में भर के रखते हैं, जिससे इस पर सूर्य का प्रकाश ना पहुँचे। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में अपघटित हो जाता है, ठीक है। तो लिख लो सूर्य के प्रकाश, देखो राइटिंग ख़राब है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश की उपस्थिति में AgCl Ag में विघटित, अरे यार हिंदी में नहीं लिख पा रहे ठीक से, विघटित हो जाता है। तो बस इतना पर्याप्त है। अगले सवाल को करवा देते हैं। अच्छा 35 नंबर देख ही लो, हाथ लगे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए तथा रासायनिक अभिक्रिया को पहचानिए। तो फटाफट से संतुलित करना है बेटा। देखो यहाँ पे ये तो पूरी संतुलित ही दिखाई दे रही है, 2 चीज़ें आपस में जुड़ रही, मतलब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे संयोजन हो रहा है। जल्दी जल्दी से देखो, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ पे HgO है, इसमें ऊष्मा दी गई, ऊष्मा देने के बाद ये टूट गया है, ठीक है। तो पहले तो इसको बैलेंस कर लो। देखो बेटा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बनाओ, और 2 ऑक्सीजन जैसे बनाओगे तो मरकरी भी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। देखो ये HgO ये टूट रहा है, टूटने को क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। तो ये वियोजन है, ऊष्मा की वजह से टूट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन, ठीक। तीसरा देखो ये सोडियम है, ये सल्फर है, संलग्न हो रहा है, ठीक है। संगलन मतलब आपस में इनको चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर लेंगे। ये यहाँ पे 2 बना दीजिए, बाकी सब बैलेंस ही है। तो ये भी क्या है? ये भी संयोजन है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो D नंबर। टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 Mg से क्या बना है? Ti और MgCl2। अब देखो यार ये मैग्नीशियम यहाँ पे कर क्या रहा है? इस टाइटेनियम को भगा रहा है ना, तो मतलब ये तो विस्थापन हुई। बैलेंस नहीं तो कर लो। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा करो तो मैग्नीशियम 2 हो जाएंगे। 2 मैग्नीशियम को बैलेंस करो, टाइटेनियम 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है, ठीक। अब आ जाओ E नंबर में। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सिलिका ऑक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है बेटा, CaSiO3। 2 चीज़ें जुड़ रही हैं, मतलब ये क्या होगा? यहाँ पे संयोजन हो रहा है, और संयोजन के बाद अभिक्रिया को बैलेंस, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ भी हैं, और बस एक सिलिकॉन यहाँ पे, एक सिलिकॉन। ये तो वैसे भी पहले से ही बैलेंस है। H2O2 UV का मतलब पैरा बैंगनी किरणें होती हैं, और इसमें ये H2O और वाट यानी कि ऑक्सीजन गैस में टूटता है।
तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। आपको अगर नहीं पता तो इसका नाम भी लिख सकते हैं आप, दिस वन इज़ योर हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक। तो अब ये देखो टूट रहा है तो मतलब ये वियोजन हो रहा है या इसका अपघटन हो रहा है, तो आप जो भी चाहे लिख लो, वियोजन या अपघटन दोनों एक ही बातें हैं। बैलेंस करने की बात करें तो बैलेंस है ही है, इसमें क्या दिक्कत है। तो 35 नंबर तक सवाल हो गए बेटा, 2-3 सवाल और छोटे छोटे बचते हैं, उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। 35 नंबर बाद में करेंगे, ठीक है, अभी के लिए बहुत है।